सो वेलकम गाइस टू इंडो स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात हम लोग करेंगे हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में जो आप देख सकते हो पोजीशन क्या है। तो गाइस ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एकदम पहले आता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और ये मतलब आपको ऐसे मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाई के टाइप भी एक्ट करता है, हैलोजेंस के टाइप भी एक्ट करता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों। तो इसका मतलब ये रीज़न है कि देखिए इधर हाइड्रोजन एक एटम लूज़ करेगा, ठीक है, और ये पूरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा ग्रुप 1 1 ए की तरह, ठीक है। तो तब क्या होगा, हाइड्रोजन माइनस, आपको यहाँ पे बुक में देख रहा होगा, हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन इज़ H1+। और वहीं पे मतलब एग्जाम्पल में और भी दिया हुआ है कि लिथियम -1 इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस, और इसे ग्रुप ए में कहते हैं। तो ये एकदम एल्कलाई मेटल की तरह भी बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। और क्योंकि मतलब अपने क्लोजेस्ट नोबल गैस यू कैन से हीलियम, उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा अपना कन्फिगरेशन को भी पूरा करने के लिए। तो इट ऑल्सो कैन एक्ट एज ए हैलोजन ग्रुप 7 तो बुक में आप देख सकते हो कि आप ज़रूर ये पार्ट पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H1-। तो ये ऐसे हाइड्रोजन हैलोजन की तरह भी एक्ट करता है और एल्कलाई मेटल्स की तरह भी एक्ट करता है। तो बहुत सिंपल है गाइस। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, 1 घंटे के अंदर गाइस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे, मैं क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ जो फर्स्ट पेज का जो कंक्लूजन बनता है कि वाई डज हाइड्रोजन एक्ट एज ए हैलोजन और एज एन विथ यू कैन से एज एन एल्कलाई। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्कलाई मेटल बिकॉज इट हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू लूज। मतलब देखिए इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब यही बनता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये इसको आराम से दे सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सकता है H1+, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। और ये बन के H1 हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दी हूँ। और मज़े की बात तो ये है गाइस कि इसके बाद जो मज़े की बात यह है कि बहुत ही आसान है, अल्कलाई बन जाता है ऐसे। और हैलोजन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। हैलोजन इसीलिए बनता है क्योंकि इसको बस एक इलेक्ट्रॉन लगता है। अपने ड्यूप्लेट रूल तो सुना होगा, तो ड्यूप्लेट रूल के लिए एक बस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब तो मैं अगर दूसरे भाषा में बताऊं तो इसका जो क्लोजेस्ट नोबल गैस होता है उसके करीब आने के लिए, मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल करने के लिए उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम का, ऐसे 2 है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए उसको स्टेबल बनना, हैलोजन या फिर आप नोबल गैस भी कह सकते हो, स्टेबल बनना है। तो वैसे भी वो एक इलेक्ट्रॉन लेके H- बन के वो एक हैलोजन, स्टेबल हैलोजन भी बन सकता है। तो हम लोग अभी इसके बाद वाले एक पेज जल्दी से जल्दी स्किप कर दिए क्योंकि मैंने जो आपको पहले में समझाया वहीं उसमें लिखा हुआ था एक बार में। तो हम लोग अभी ऑकरेंस और डिस्कवरी पे आ चुके हैं। तो पहले गाइस, जब पहले का टाइम था उस टाइम किसी को हाइड्रोजन के बारे में उतना पता कहाँ था। तो पहले गाइस रॉबर्ट बोल जो 1672 में ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, यू कैन से एलिमेंट्री कैरेक्टर आप बुक में लिखा हुआ है, ऑफ हाइड्रोजन को मतलब बोला था, डिस्कवर नहीं किया था, बस बोला था। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को प्योर स्टेट में प्रिपेयर किया था 1776 में गाइस, ये याद रखना। रॉबर्ट बोल ही एलिमेंट्री कैरेक्टर को डिस्कवर किया था और हेनरी कैवेंडिश ने 1776 को ये प्रिपेयर किया था। और गाइस ये मतलब वेरी सॉरी गाइस, हेनरी कैवेंडिश ने ये भी देखा था कि ये गैस जो है इनफ्लेमेबल, ठीक है, और ये एयर के साथ अगर आप जलाओगे इसको, इफ़ यू, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए साफ साफ, इफ़ यू बर्न इट विथ एयर इट विल प्रोड्यूस वाटर। माने हाइड्रोजन जब आप आग मतलब बर्न करोगे, आग नहीं, जब आप मतलब जलाओगे तब एक इनफ्लेमेबल मतलब ये पानी क्रिएट करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये इनफ्लेमेबल है। तो उसके बाद गाइस लेवोसियर जो है, तो वो भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। वो 1783 को ये हाइड्रोजन नेम इस्टेब्लिश किए जिसका मीनिंग है वाटर प्रोड्यूसर, मतलब पानी बनाने वाला हाइड्रोजन। तो इसका यहाँ पे बुक में फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जेंस मीन प्रोड्यूसर। तो गाइस याद रखियो, याद रखना लेवोसियर जो है वो इसको नेम दिए थे
रॉबर्ट बोल ने इसको इस्टेब्लिश, पहले आदमी थे जिन्होंने एलिमेंट्री कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया था। और हेनरी कैवेंडिश ने इसको प्योरली मतलब बनाया था, प्योर स्टेट में इसको बनाया था, यू कैन से प्योर स्टेट में इसको प्रिपेयर किया था। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑकरेंस। तो गाइज हम लोग, मैं अभी बताने वाला हूँ ऑकरेंस मतलब कैसे होता है। तो फ्री स्टेट में गाइज हाइड्रोजन नाइन्थ है, अबंडेंट बाई मास में नाइन्थ होता है, रैंक करता है यू कैन से। और अर्थ क्रस्ट में गाइज ये 1% अवेलेबल है, मतलब हम लोग जिसके ऊपर रहते हैं, आपको पता होगा, अगर आप लोग को अच्छे से ज्योग्राफी आता होगा तो पक्का आता होगा। तो यही बता रहा हूँ कि आपको पता है क्रस्ट में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, इनर कोर। तो हम लोग जो क्रस्ट में रहते हैं उसमें अप टू और अप्रॉक्स यू कैन से 1% हाइड्रोजन रहता है। तो आप समझ सकते हो कितना कम रहता है, फिर भी वो काफ़ी वास्ट होता है हम लोग के लिए। तो और यहाँ पे और एक अच्छा सा पॉइंट दिया गया, हाइड्रोजन इज सेल्डम फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑन द प्लैनेट अर्थ, मतलब ये फ्री स्टेट में सिर्फ प्लैनेट अर्थ में मिलता है। और गाइज यहाँ पे और एक चीज़ का जो डिबेट आता है, डिबेट नहीं, ये बहुत जन गलती कर देते हैं यहाँ पे कि सेल यहाँ पे मतलब सिर्फ अर्थ में ये फ्री स्टेट में भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट में, मैं एक पॉइंट भी स्किप कर रहा हूँ, ये देख सकते हो लास्ट पॉइंट में भी ये भी लिखा है, इट इज़ फाउंड इन मिनी ट्रेसेस इन वॉल्केनिक गैसेस टू अ हायर एक्सटेंट ऑन सन एंड स्टार। तो आपको पता होगा सन में हीलियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होकर ही इतना हाई टेम्परेचर, और भी बहुत गैसेस होते हैं पर फिर भी ये दोनों मेन होते हैं, इससे इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, सिर्फ अर्थ में हाइड्रोजन नहीं, बाकी काफ़ी प्लैनेट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन रहता है पर कम रहता है। और जो अर्थ का क्रस्ट के 1% हाइड्रोजन है वहीं वॉल्केनिक गैसेस के थ्रू बाहर आता है। तो उसके पहले पॉइंट में भी हम लोग जाएंगे ज़रूर। तो वो पॉइंट है कि इट एग्जिस्ट अप टू 0.1% इन अर्थ्स एटमोसफेयर। देखिए पानी के अंदर हाइड्रोजन तो है पर वो एक कंबाइंड स्टेट में, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। हम लोग अगर फ्री स्टेट में बोले तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये प्रूव्ड भी है साइंटिफिकली कि 0.01% फ्री एयर में हाइड्रोजन रहता है। तो कितना अमेजिंग बात है ना गाइज। तो चलिए हम लोग ये जो नीचे का टेबल है गाइज ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यू कैन से। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं कंबाइंड, ये फ्री स्टेट पढ़ लिए हम लोग, अभी चलते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट, तो ये देखिए एक बात बता दूँ, कभी भी अगर हाइड्रोजन किसी एक कोई कंपाउंड से निकालना हो, मतलब सपोज़ कोई दो कंपाउंड या हाँ दो कंपाउंड से आप हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना चाहते हो अलग से, तो हमेशा गाइज आपको एक हाइड्रोजन कंबाइंड कंपाउंड ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2K+2H2O करता हूँ तो वहाँ पे 2H2O में हाइड्रोजन रह रहा है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस कर रहा है 2KOH+H2O। तो आप समझ रहे हैं ना, हर चीज़ के लिए हाइड्रोजन अंदर एक कंबाइंड स्टेट में रहेगा जिसको हम लोग अलग से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अबाउट 1/9 ऑफ मास ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। तो पानी के अंदर 1/9 ऑफ मास हाइड्रोजन का होता है। एनिमल टिश्यूज और प्लांट में तो आपको पता ही होगा कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होता ही है, कार्बन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ। और डिफरेंट सब्सटेंसेस में भी होता है, जैसे नेचुरल गैस, केरोसिन गैस, गैसोलिन, पेट्रोलियम। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी होता है, जैसे फैट्स में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, प्रोटीन में होता है। तो चलिए गाइस ये वाला पेज होता है यहाँ पे समाप्त। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस पेज नंबर जो 97 है उसमें कुछ खास मुझे मिला नहीं है आप लोग को बताने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, और आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, इनको हमेशा गाइज हॉट वाटर स्टीम में लेना है, ठीक है, क्योंकि गाइज ये लोग उतने रिएक्टिव नहीं होते यू कैन से। पर गाइज पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम गाइज ये तीनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वायलेंट होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अगर आप ये इसको हॉट वाटर के अंदर डालेंगे तो ये फट सकता है, एक्सप्लोज हो सकता है, उबल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ताकि मतलब आप इसको कोल्ड वाटर पे ना दें, और इनको क्योंकि ये लोग रेस्ट रिएक्टिव हैं, इनको बॉइलिंग वाटर और स्टीम के साथ मतलब मिक्स करके आप आराम से इसको रिएक्ट करवा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट पेज है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको गाइज अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा आपको।
तो चलिए हम लोग पहले से देखते हैं मतलब एसिड से कैसे हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पे गाइस बुक में जो दिया हुआ है वो है MgAlZnFe। तो ये तीनों मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe के साथ आप एसिड को रिएक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग उतना भी वायलेंट नहीं होते। पर गाइस H2SO4 से मैं आपको रेकमेंड करूँगा HCl यूज़ करना, वो बेटर होता है। फिर भी अगर आपको मन है तो कुछ कुछ रिएक्शन में से एल्युमिनियम फिर जिंक में आप H2SO4 का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी इक्वेशंस को देखते हैं। तो Mg+2HCl गिव्स MgCl2+H2। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है और प्लस हाइड्रोजन जो है वो अलग रह के एज अ गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि हम लोग पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को हम लोग नहीं लिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है और ये कभी भी फट सकते हैं। तो गाइज़ अभी वही मैं आपको बता दी हूँ पहले भी प्रिकॉशन, ये घर में ट्राई मत करना ये सब चीज़ें। लैब में अलग से आप यूट्यूब में वीडियोस देख लेना, वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो गाइज हम लोग अभी आते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, वाई नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड। तो इसका ये कॉज है गाइज, मैं आपको मुंह में बोल रहा हूँ, मैं फिर आंसर नहीं लिख लूँ, या बुक से आप लिख सकते हो। क्योंकि गाइज ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, अगर नहीं पता तो कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो और एक नेसेंट ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन फॉर्म ऑन इज डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू वाटर। मतलब जब ये ऑक्सीजन के, देखिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। तो ये O3 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट वाटर निकाल देता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन मतलब सॉरी नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, इसको याद करके रखना। क्यों, और मैग्नीशियम और मैंगनीज विल रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो टेम्परेचर लिबरेटिंग H2। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दो मेटल है जो मतलब एलिमेंट दे कैन से एलिमेंट दे कैन से मेटल विच कैन रिएक्ट विथ HNO3 एट लो टेम्परेचर्स। तब आपको मैंगनीज और मैग्नीशियम को बताना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम लोग और एक चीज़ में आ रहे हैं, वो है नीचे ही लिखा हुआ है लेड। तो गाइस लेड को क्यों नहीं यूज़ किया था, लेड में क्या प्रॉब्लम है, लेड भी उतना रिएक्टिव नहीं है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, लेड डजंट मतलब वेरी सॉरी लेड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 फॉर्मिंग एन इनसोल्यूबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड। मतलब PbCl2 एक इनसोल्यूबल कोटिंग बन जाता है पूरे जो सोल्यूशन, मतलब जो रिएक्शन का टेक प्लेस हो रहा है उसके ऊपर। और अगर हम लोग H2SO4 के साथ करेंगे तो वो PbSO4 हो जाएगा, जो दोनों प्रेसिपिटेट में नहीं कहूँगा, रेसिड्यू भी नहीं कहूँगा, कोटिंग टाइप का बना देता है जो नीचे जो रिएक्शन जब होता है। तो ये रिएक्शन के साथ क्या होता है, तो ऐसा कोटिंग कर देता है जो कि दो एलिमेंट्स फिर रिएक्ट नहीं कर पाते और रिएक्शन इसलिए बंद हो जाता है। इसलिए कभी भी लेड यूज़ नहीं किया जाता है। जनरल मेथड्स बहुत आसान है, ये गाइज ये वाला चार्ट अच्छे से याद कर लेना, आएगा ही। तो गाइज यूनिक नेचर ऑफ PbZn एंड Al। तो ये तीनों जो है ये लोग हमेशा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्साइड हमेशा फॉर्म करते हैं व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन एंड ऑल। तो इसे कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, लोग एम्फोटेरिक कहते हैं, जो बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करके पानी मतलब सॉल्ट देता है, इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड वेरी सॉरी एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे नीचे जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये याद कर रखना, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। और साइड में ये भी दिया हुआ है कि कौन सा कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, कौन सा शांति से रिएक्ट करता है। तो गाइस चलिए अभी बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी लास्ट पेज में आ चुके हैं, लास्ट पेज नहीं, मैं आपको ये वाला पेज मैं इस वीडियो में लास्ट कवर करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया गाइस। तो इसीलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट जो 2 है उसमें मैं बाकी रिडॉक्स रिएक्शंस बाकी भी कवर कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक एक मतलब एक्सपेरिमेंट का इमेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन का जो इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, Zn+2HCl गिव्स ZnCl2+H2O। तो यहाँ पे देखिए HCl क्यों यूज़ किया गया ये मैं आपको बताऊँगा, और रिएक्टेंट्स यहाँ पे यूज़ किया गया ग्रेनुलेटेड जिंक, इसका भी मैं कॉज यहाँ पे लास्ट में बताऊँगा।
और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा क्यों क्यों मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रेनुलेटेड जिंक में कॉपर का इम्प्योरिटीज़ रहता है मतलब जो हेल्प करता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो चलिए इसको अभी थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्रोसीड्योर ये होता है कि ग्रेनुलेटेड जिंक को आप फ्लैट बॉटम फ्लास्क में, ऊपर आपको इमेज में दिख रहा होगा, HCl के साथ या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो मतलब देना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, कोई भी बुक में या फिर लैब में ये H2SO4 डायरेक्टली रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो एडिट करना पड़ेगा आपको स्लोली बहुत धीरे धीरे, एक ड्रॉप करके थ्रिसल फनल जो होता है उसके थ्रू। ठीक है, अब थ्रिसल फनल क्या होता है, एक ड्रॉपर टाइप का होता है जिसमें आप धीरे धीरे ड्रॉप कर सकते हो। ऊपर इमेज आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो और एक चीज़ है, तो ब्रिस्क एफर्वेंस इज सीन इन द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या इसका मतलब क्या है? जब हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, एक देख सकते हो साइड में एक्सपेरिमेंट का जो जा रहा है उसके साइड में एक ऊंचा सा पानी का, ऊंचा नहीं, वाइट सा पानी का एक वो है, बकेट है यू कैन से, उसके ऊपर एक पानी का ग्लास टाइप का है जो उल्टा करके रखा गया और जिसके थ्रू एक स्ट्रॉ जा रहा है जो एयर के थ्रू ऊपर बबल्स खींच रहा है। उसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड टू द अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन वाटर से लाइट है इसीलिए वो ऊपर चला जाता है, ऐसा गैस है क्योंकि। तो हम लोग अभी प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पे चलते हैं जल्दी। तो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? ग्रेनुलेटेड जिंक इज बीइंग इम्प्योर और ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इवॉल्व्स इन ट्रेस ऑफ गैसियस इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे हमेशा का ये चीज़ को प्योर करना पड़ता है क्योंकि ये इम्प्योर है, ग्रेनुलेटेड जिंक इम्प्योर है, जो कि हेल्प, जिसमें कॉपर का इम्प्योरिटीज़ रहता है और जो कि स्पीड करता है रिएक्शन को। तो भाई चलिए यहाँ पे देख सकते हो वॉशर बॉटल 1, वॉशर बॉटल 2, वॉशर बॉटल 3, ये गाइस प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स हैं। तो ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें समझाने वाला वैसे कोई बात नहीं है। तो प्रिकॉशंस में चलते, कभी भी गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस का लीकेज नहीं होना चाहिए। और कभी भी मैं गाइस बता रहा हूँ, अगर आप लोग लैब में कर रहे हो तो इसके साइड में आग नहीं होना चाहिए, तो ये उसी टाइम आग पकड़ लेगा। तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इन द एयर, मैं बता दिया था। In the apparatus allowed to escape, pure hydrogen burns quietly in air, hence its purity can be tested। मतलब यहाँ पे कैसे बताऊँ आपको, प्योरिटी ये डायरेक्टली टेस्ट कर पाओगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से मतलब एयर के साथ बर्न हो जाता है। तो द एंड ऑफ द थ्रिसल फनल शुड बी डिप बिलो द लेवल ऑफ द डाइल्यूट एसिड इन द फ्लास्क फॉर और द हाइड्रोजन गैस में एस्केप आउट। मतलब थ्रिसल फनल को ऐसे करके देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से कोई भी जो हाइड्रोजन गैस वो एस्केप ना कर पाए, पूरा ये एयर टाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले गलत बता दिया था, वेरी सॉरी। तो उस टाइम मैं डाउनवर्ड ही बता रहा था, तो मैं नहीं गाइस, मैं सही बोला था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ अबाउट दैट, पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ही होता है क्योंकि पानी नीचे होता है, हाइड्रोजन ऊपर होता है, क्योंकि पानी का वेट ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो चलिए आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और गाइस लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और कोई भी डाउट हो गाइस कमेंट कीजिए, बिना कोई झिझक के कमेंट कीजिए, मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूँगा। गाइस ये वाला स्पेशली मैं इसीलिए बनाया हूँ ताकि मतलब एग्ज़ाम के पहले आप जल्दी अपने मतलब हाथ में 20 मिनट्स का टाइम लेके वीडियो को देखें और समझ जाए। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, गुड बाय।